हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरविंद पाटीदार और स्वागत है आपका सिविल एई जेई एमसीक्यू जोन में। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी जेई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आरसीसी के। जो चैनल को पहली बार देख रहा है वो चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और शेयर करना ना भूले। तो अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाइए और उनको रिवाइज करते रहिए। और जिसने अभी तक हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके एक बार प्रीवियस लेक्चर्स को ज़रूर देखें। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज ड्यू टू। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि जो बॉन्ड बनता है एक्चुअली वो स्टील और कंक्रीट के बीच में किसकी वजह से बनता है? फ्रिक्शन, एडिशन, बोथ फ्रिक्शन एंड एडिशन और नन ऑफ दिस। तो गाइज इसका जो आंसर रहेगा वो बोथ फ्रिक्शन एंड एडिशन। एडिशन एक्चुअली दो पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्डिंग बनती है, दो पार्टिकल्स आपस में जब बॉन्डिंग बनाते हैं उसको एडिशन बोलते हैं और फ्रिक्शन की वजह से भी एडिशन होता है। ठीक है, तो अपन जब ये कंक्रीट का सेक्शन होता है उसमें जब स्टील को एम्बेडेड करते हैं तो कंक्रीट और स्टील के बीच में बॉन्डिंग होता है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन और एडिशन की वजह से होता है। ठीक है गाइज, तो सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएससी स्टैंड फॉर। ठीक है, पीएससी किसके लिए? पोस्ट स्ट्रेस कंक्रीट, पोस्ट स्ट्रेंड कंक्रीट, प्री स्ट्रेस कंक्रीट या प्री स्ट्रेन कंक्रीट। तो इजी आंसर है इसका प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता है। ठीक है, तो प्री स्ट्रेस के अंदर दो चीज़ें होती है, पोस्ट टेंशन होता है और प्री टेंशन होता है। दो टाइप के मेंबर होते हैं, एक होता है पोस्ट टेंशनिंग, एक होता है प्री टेंशनिंग। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेनफोर्स कंक्रीट बीम सपोर्टेड ऑन कॉलम एट एंड। ठीक है, हैज़ ए क्लियर स्पेन ऑफ 5 मीटर एंड 0.5 मीटर इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्पेन दिया हुआ है। इट कैरीज ए टोटल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 100 किलो न्यूटन पर मीटर। द डिजाइन शियर फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ? डिजाइन शियर फोर्स पूछा हुआ। वी यू की वैल्यू एक्चुअली आपसे पूछी हुई है। ठीक है, तो स्पेन, क्लियर स्पेन की बात की हुई है, सपोर्टेड ऑन एट द कॉलम। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? तो गाइस यहाँ पे जो इस टाइप से मान लो कोई सेक्शन है आपका, ठीक है, यहाँ पे अगर आपका यूडीएल लग रहा है तो यहाँ पे जो एक तो ये होता है क्लियर स्पेन एल। ठीक है, लेकिन अगर अपन एल इफेक्टिव पे जब काम करते हैं एक्चुअली, ठीक है, अपन एल एल क्लियर लेंथ पे काम नहीं करते, अपन एल इफेक्टिव पे काम करते हैं। ठीक है, तो एल इफेक्टिव के लिए दो क्वांटिटी, एल प्लस डी या एल प्लस डब्ल्यू। ठीक है, डी क्या था? इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, और जो डब्ल्यू क्या था? डब्ल्यू इसका जो सपोर्ट थे आपके उसकी विड्थ थी। ठीक है, तो उन दोनों में से जो मिनिमम होगी उसकी वैल्यू को लेते हैं अपन। ठीक है, तो अपने को सपोर्ट विड्थ तो दी नहीं हुई है तो अपन इफेक्टिव डेप्थ को ही ले लेंगे। तो एल प्लस 0.5 तो कितना आ जाएगा? 5.5। ठीक है, एल अपने को 5 दिया हुआ है। अब यहाँ पे अपनों ने, अगर मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ गाइज, मैं इस एल प्लस डी को कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है डब्ल्यू 100 है, 100 इंटू 5.5 डिवाइड बाई 275 आंसर है। ठीक है, बट 275 यहाँ का ही दिया हुआ नहीं एक्चुअली, तो इन्होंने क्या किया? देखो, आपको थोड़ा सा मॉडिफाई भी करना पड़ता है अपने आंसर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया? इस 5.5 को यूज़ नहीं किया हुआ है, इन्होंने सिंपल 5 को यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने 100 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 किया है, तो यहाँ पे जो आंसर आया इनका क्या आया था? 250। तो एसएससी ने जिसको आंसर सही लिया है वो क्या था? 250। ठीक है, तो अगर अपना आंसर 270 के आसपास भी आ रहा है तो इससे अपन थोड़ी कम की यही वैल्यू बनती है वैसे भी आंसर में। ठीक है, बट एक्चुअल जो आंसर रहेगा वो अपना इस प्रोसेस से रहेगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिटिकल सेक्शन ऑफ टू वे शेयर इन आइसोलेटेड स्प्रेड फुटिंग। देखो यहाँ पे फुटिंग की बात की हुई है, तो फुटिंग में जब अपन डिराइव करते हैं, फुटिंग में अपन क्या फाइंड आउट करते हैं? डेप्थ फाइंड आउट करते हैं। और डेप्थ अपन तीन क्राइटेरिया से फाइंड आउट करते हैं, एक होता है वन वे शेयर, एक होता है टू वे शेयर और रहता है बेंडिंग मूवमेंट। इन तीनों की वजह से अपन क्या फाइंड आउट करते हैं? डी, और जो मैक्सिमम होता है उसको अपन कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब अपन वन वे शेयर फाइंड आउट करते हैं तो वन वे शेयर में जो क्रिटिकल सेक्शन होता है वो कहाँ पे लाई करता है? जैसे ये आपका क्या है? जो सब फुटिंग का सेक्शन है और यहाँ पे कहीं आपका कॉलम का सेक्शन होगा, तो इस कॉलम के जो फेस से डी डिस्टेंस पे जब जाएंगे अपन, तो जब उस यहाँ पे अपन क्या करेंगे? क्रिटिकल सेक्शन मानेंगे, अपन कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो वो किस में करते हैं? वन वे शेयर में। जब अपन डी बाई टू पे जाएंगे, जैसे ये अपना पूरा सेक्शन है और ये मेरा क्या था? कॉलम है, तो यहाँ से इसके पेरीफेरी पे चारों तरफ जब डी बाई टू चारों तरफ जाएंगे अपन, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? टू वे शेयर। और टू वे शेयर को ही क्या बोलते हैं अपन? पंचिंग शेयर भी बोलते हैं, रिमेंबर दिस। ठीक है, तो डी बाई टू डिस्टेंस पे जाएंगे और क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ हमसे? टू वे शेयर ही पूछा हुआ है, तो क्या होगा? डी बाई टू। तो डी बाई टू कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है, तो डिस्टेंस डी बाई टू फ्रॉम कॉलम फेस। ठीक है, तो कॉलम के फेस से डी बाई टू डिस्टेंस पे आपको जाना है। तो देखो, ये कॉलम का फेस था, यहाँ पे इस टाइप से रहेगा, ये कॉलम का फेस है, तो यहाँ से आपको कितने पे जाना है? डी बाई टू डिस्टेंस पे जाना है। ओके गाइस, उसके बाद बेंडिंग मूवमेंट में भी डिस्कस कर लेते हैं। बेंडिंग मूवमेंट पे क्या रहेगा? फेस पे ही रहेगा। ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट पे इस टाइप से, यहाँ पे कॉलम का ये है तो यहीं पे आपका फेस पे ही रहेगा। ठीक है, तो बेंडिंग मूवमेंट के केस में एक और होता है वॉल और मेसनरी के केस में क्या होता है? देखो, इस टाइप का आपका कोई सेक्शन है, ठीक है, सी हियर, इस टाइप का आपका कोई सेक्शन है,
तो देखो यहाँ पे इसका कहीं सेंटर होगा, इस जो आपका ये सेक्शन है फुटिंग का, और एक इस कॉलम का फेस है, इस इन दोनों के बीच में जहाँ पे भी रहेगा ना, वहाँ पे आपका क्या रहेगा, सेक्शन रहेगा आपका वॉल के केस में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिटवीन फेस एंड सेंटर। तो फेस कौन सा हो गया आपका, ये फेस हो गया और ये सेंटर हो गया, इन दोनों के बीच में रहेगा आपका, ठीक है। तो ये चारों कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछे जाते बार बार इनसे। नेक्स्ट, if the maximum bending moment of simply supported slab is m kg into centimeter, the effective depth of the slab, ठीक है। तो इफेक्टिव देखो, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट में जब अपन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, क्यू बी डी स्क्वायर। एम की वैल्यू को क्या लिखते हैं अपन, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, WSM में भी आपने फाइंड आउट किया होगा, ठीक है। तो यहाँ से जब आप डी की वैल्यू निकालोगे, तो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है मैंने, देखो m इजिकल टू क्यू बी डी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे जो मूवमेंट है वो किसमें, न्यूटन इंटू mm में, ठीक है। और b को अपन क्या कंसिडर करते हैं, 1 मीटर, क्योंकि स्लैब की बात करते हैं तो b को अपन 1 मीटर लेके चलते हैं, 1 मीटर पे अपन फाइंड आउट करते हैं और जितनी लेंथ होती है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके गाइस, सो यहाँ पे अपन जब किसकी फाइंड आउट करेंगे वैल्यू, क्यू बी डी स्क्वायर होता है, बी को मैंने 1 ले लिया तो क्यू डी स्क्वायर एम, ठीक है। अब यहाँ न्यूटन एम एम में इसको कन्वर्ट करना है केजी सेंटीमीटर में, तो 1 केजी इक्वल टू 10 न्यूटन, तो डिवाइड कर दिया, फिर इस एम एम को सेंटीमीटर में किया, फिर डिवाइड किया, तो फाइनली जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एम डिवाइड बाई 100 इंटू क्यूब, ठीक है। तो ये आंसर है आपका, ठीक है गाइस। आप देख सकते हो एसएससी 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है, डी विल बी अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द डिजाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल इज अज्यूम दैट रिटेन अर्थ, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है, डिजाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल की बात कर रहा है। तो रिटेनिंग वॉल में ड्राई होता है, फ्री मॉइस्चर होता है, नॉट कोहेसिव होता है, या ऑल ऑफ द ऑप्शन करेगा। तो गाइस यहाँ पे ऐसा कोई कंसीडरेशन नहीं होता है, ठीक है। जब अपन बात करते हैं डिजाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल में, तो इस तरफ कोई सी भी मिट्टी हो सकती है, चाहे वो सेचुरेटेड कंडीशन में, ड्राई में, कोहेसिव, ठीक है। तो ऑल ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो क्या आंसर रहेगा आपका, डी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एस बी इज द एवरेज शीयर बॉन्ड फॉर अ बार ऑफ डायमीटर डी सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस। देखो यहाँ पे मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस कितनी है, टी है। द लेंथ ऑफ द एम्बेडेड पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, वो बॉन्ड स्ट्रेस पूछ रहा है एक्चुअली, कि कितनी लेंथ आपको अंदर डालना है। तो फाइनली जो फॉर्मूला होता है, यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला, एल डी की वैल्यू क्या होती है, 0.87 एफ वाई इंटू 5 डिवाइड बाई 4 टाउ बी डी। यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला। इसको अपन इस पूरे को अपन क्या लिख सकते हैं, सिग्मा भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिग्मा की वैल्यू को टी लिखा हुआ है। ओके गाइज, तो फाइनली देखो यहाँ पे 5, इस 5 को मैं डी लिख सकता हूँ, सीधा आंसर यार, ठीक है। तो देखो 0.87 को इसको मैं लिख सकता हूँ सिग्मा, इस 5 को मैं डी लिख सकता हूँ, एक ही चीज़ है 5 और डी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, और लेकिन क्वेश्चन में अपने को सिग्मा की जगह टी दिया हुआ है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, टी इंटू डी, और नीचे क्या हो जाएगा, फोर टाउ बी डी। टाउ बी डी को भी कुछ और लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन में टाउ बी डी को क्या दिया हुआ है, एस बी दिया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी टी डिवाइड बाई 4 एस बी। तो यू शुड रिमेंबर दिस 4 एक्चुअली, ठीक है। तो जहाँ पे भी 4 है आंसर में, तो डी विल बी अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द टी बीम एग्जिस्ट, टी बीम की न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो अगर मैं इस टाइप की टी बीम सेक्शन यहाँ पे बना रखा है मैंने, ठीक है। तो ये टी बीम की जो न्यूट्रल एक्सिस होगी वो कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, तो न्यूट्रल एक्सिस कहीं भी हो सकती है। देखो ये जो सेक्शन होता है उसको बोलते हैं फ्लेंज, ये जो सेक्शन होता है उसको बोलते हैं वेब। तो फ्लेंज के अंदर भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, ये जो स्लेब है एक्चुअली, ठीक है, स्लेब और कॉलम को मोनोलिथिकली क्लास किया है, तो ये जो है स्लेब ऑफ बीम को, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हो सकता है, और इस वेब पोर्शन में भी हो सकता है, ठीक है। तो कहीं भी हो सकता है एक्चुअली, तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है। जहाँ पे भी होता है उसके अकॉर्डिंग अपन चीज़ों को डिजाइन करते हैं बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिकल बार इन द सर्कुलर कॉलम। देखो यहाँ पे सर्कुलर कॉलम की बात की हुई है, मिनिमम नंबर ऑफ बार की। तो सर्कुलर में आपने पढ़ा होगा कि रेक्टेंगुलर में अपने 4 बार देते हैं और सर्कुलर में कितना 6 नंबर ऑफ बार प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बट अपन डिस्कस करते हैं सर्कुलर कॉलम के बारे में काफ़ी चीज़ें। देखो मिनिमम रेनफोर्समेंट कॉलम में कितना देते हैं, 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया। यू शुड रिमेंबर दिस, ग्रॉस एरिया बी इंटू डी, ठीक है। उसके बाद बात करें, मैक्सिमम कितना देते हैं, 6% देते हैं ऑफ ग्रॉस एरिया। मिनिमम डाया कॉलम में कितना होना चाहिए, 12 mm का होना चाहिए। नंबर ऑफ बार कितना होना चाहिए, रेक्टेंगुलर की बात करें तो 4 और सर्कुलर की बात करें तो 6। ये आंसर है अपना, ठीक है। उसके बाद देखो कवर की बात की हुई है, तो कवर जो देते हैं अपन वो 40 mm का कवर अपन कॉलम में देते हैं, ठीक है। 40 mm का कवर देते हैं, या फिर जो डाया ऑफ बार, इन दोनों में से जो मैक्सिमम रहेगा। लेकिन मैक्सिमम अपन डाया ऑफ बार 40 से कम ही यूज़ करते हैं, इसलिए 40 ही अपना आंसर आता है यहाँ पे। अब एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना, ये भी प्रोविजन है आईएएस कोड का, कि अगर सेक्शन की डायमेंशन आपकी लेस देन 200 है, सेक्शन की डायमेंशन अगर लेस देन 200 है, तो कवर अपन इस 40 की जगह 25 भी दे सकते हैं। यू शुड रिमेंबर दिस क्लोज ऑल्सो, ठीक है। और स्पेसिंग जो है लॉन्गिट्यूडनल बार की, जो कॉलम के अंदर जैसे इस टाइप का कोई भी कॉलम रहेगा तो वहाँ पे अपन इस टाइप से प्रोवाइड करेंगे, तो जो स्पेसिंग रहेगी वो 300 mm से ज़्यादा की नहीं होना चाहिए,
ठीक है, तो यू शुड रिमेंबर दिस ऑल थिंग्स, ठीक है, ये सारी पूछी गई है किसी न किसी एग्जाम्स में। नेक्स्ट, मिनिमम परसेंटेज ऑफ HYSD स्टील, तो यहाँ पे क्या HYSD क्या होता है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड स्टील, ठीक है, इज एन RCC रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्लैब। तो देखो स्लैब की बात की हुई, तो जैसे ही स्लैब की बात आती है तो दो चीज़ें आपके दिमाग में आना चाहिए, या तो ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है, कम है 0.12%, 0.15 से तो कम है, तो कम किस केस में देंगे, जब बार अपना अच्छा होगा, तो अच्छा बार कौन सा है, HYSD बार है, ज़्यादा स्ट्रेंथ का बार है, और ये थोड़ा ज़्यादा दे रहे स्टील अपन, तो ये किस में देंगे, ये अपन माइल्ड स्टील में देंगे, 250 में देंगे, ठीक है, तो सिंपल, तो HYSD में क्या देंगे अपन, सिंपल 0.12। लेकिन और डिस्कस करते हैं अपन पूरा स्लैब के बारे में। देखना गाइस, यहाँ पे देखो मिनिमम रेनफोर्समेंट ऑफ स्लैब, ठीक है, पहली चीज़ तो यहाँ से डिस्कस करते हैं, डाया ऑफ MM कितना है, जो डाया होगा आप स्लैब में, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन थिकनेस बाय 8, जो भी स्लैब की थिकनेस होगी और उसको 8 से डिवाइड करेंगे, उससे ज़्यादा डायमीटर नहीं, उससे कम ही होना चाहिए डायमीटर, पहला कंडीशन। दूसरा, डाया ऑफ मेन बार इट शुड नॉट बी लेस देन किससे, 10 mm से, अगर आप माइल्ड स्टील यूज़ कर रहे हो तो 10 mm से कम नहीं होना चाहिए, और Fe 250 कर रहे हो तो 8 mm से ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। ये किसकी बात थी, मेन बार की, ये डिस्ट्रीब्यूशन की, डिस्ट्रीब्यूशन में 6 जिससे अपन बांधते हैं सरिये को एक्चुअली, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे मिनिमम रेनफोर्समेंट ऑफ स्लैब की बात कर रखा है, तो रेनफोर्समेंट कितना देखो, Fe 250 है तो 0.15%, Fe 1415 है तो 0.12%, ठीक है। अपने क्वेश्चन में भी क्या पूछा हुआ था, 0.415 के बारे में, ये 415 ही है, HYSD ग्रेड है, ठीक है, तो इसको 0.12। और क्या डिस्कस करेंगे, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये पूछा हुआ है, मैक्सिमम परमिटेड स्पेसिंग ऑफ मेन बार इन स्लैब, देखो यहाँ पे स्लैब की ही बात कर रहा है कि मैक्सिमम परमिटेड स्पेसिंग की बात कर रहा है, तो देखो इसी में इसका आंसर एक्चुअली स्पेसिंग की बात करेंगे, तो देखो स्पेसिंग की लिए फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ वन बार डिवाइड बाई टोटल मेन रेनफोर्समेंट इनटू 1000, ये 1000 क्यों, क्योंकि 1 मीटर पे काम करते हैं अपन। अब स्पेसिंग की बात कर रहे हैं, तो देखो इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 3D और 300 mm, इन दोनों में से मिनिमम, तो अपने को देखो या तो जो क्वेश्चन होगा उसमें 3D है, 300 mm है ही नहीं, तो सिंपल सी बात है, जो अपना आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3D हो जाएगा। ओके गाइस, और ये किसकी बात कर रहे थे अपन अभी, यहाँ पे अपनों ने मेन बार की बात की थी, डिस्ट्रीब्यूशन के केस में भी यही चीज़ें होती है, बट यहाँ पे जो न्यू IS कोड है उसने क्या दिया हुआ है, जो स्पेसिंग होता है वो कितना 5D और 300 mm होता है, रिमेंबर दिस। और पहले जो IS कोड था उन्होंने वैल्यू क्या दी हुई थी, 5D और 450 mm दी हुई थी, तो जो भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग रहे वो आपको चूज करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए कैंटिलीवर बीम मेन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड, ठीक है, तो देखो मेन रेनफोर्समेंट कैंटिलीवर में कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, सिंपल, अगर देखो सिंपली सपोर्टेड बीम है तो अपन कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, न्यूट्रल एक्स से नीचे की तरफ, लेकिन कैंटिलीवर में उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये सिंपली सपोर्टेड सेक्शन है तो यहाँ पे है, लेकिन कैंटिलीवर के केस में क्या हो जाता है, इस टाइप से रहता है, तो जब लोड आता है तो एक्चुअली ये ऐसे बेंड होती है, तो अपने को कहाँ इसके देखो यहाँ पे बेंडिंग ऐसा होता है तो नीचे टेंशन होती है, और यहाँ पे बेंडिंग ऐसा होता है तो ऊपर टेंशन होती है, और जहाँ टेंशन होती है वहीं स्टील देते हैं, तो यहाँ पे स्टील प्रोवाइड करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे कहाँ देंगे, अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, जो न्यूट्रल एक्सिस होता है, तो ए विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ शियर रेनफोर्समेंट। ओके गाइस, तो यहाँ पे शियर रेनफोर्समेंट की बात कर रहा है, ठीक है, इन RCC बीम इज, ठीक है, तो शियर के केस में क्या होता है फॉर्मूला, देखो गाइस यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है, एक्चुअली इसने डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है इस फॉर्मूले को, ठीक है, तो कैसे आंसर रहेगा, देखो गाइस यहाँ पे मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट का फॉर्मूला होता है ASV बाई BSV शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4 और 0.87 FY, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा, अब इसके अकॉर्डिंग देखो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे मेरे पास D नहीं था, मैंने इधर भी D का मल्टीप्लाई किया, इधर भी D का मल्टीप्लाई किया, ठीक है, क्योंकि आंसर्स के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं। तो ये जो एक्चुअली पूरी वैल्यू होती है, और इस SV को मैं इधर की तरफ ले गया, तो ये पूरी वैल्यू होती है, इसी को मैं बोल सकता हूँ परसेंटेज ऑफ P, ठीक है। और ये जो फाइनली इधर का ऑप्शन बनता है उसमें जो वैल्यूज बनती है वो कितनी बन रही है, 45.9 SV डिवाइड बाई FV इंटू डी, ठीक है गाइज। तो अपने ऑप्शन में देखो एक ही ऐसा मिल रहा है, SV बाई एफ इंटू डी, इतना देखो आप, तो SV बाई एफ इंटू डी तो देखो एक ही में मिल रहा है, और ये 45.9 इसके अप्रोक्स इक्वल है, ठीक है। तो अब इसको इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे डी विल बी द आंसर। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, द बेंट अप बार एट सपोर्ट रजिस्ट द नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट, देखो बेंट अप बार की बात की हुई है, ठीक है, द बेंट अप बार एट सपोर्ट रजिस्ट द शियर फोर्स, द बेंट अप बेंडिंग ऑफ बार नियर सपोर्ट इज जनरली एट 45 डिग्री, ठीक है गाइस। तो देखो जो शियर प्रोवाइड करते हैं किसी बीम के अंदर में, ठीक है, शियर एनफोर्समेंट जो देते हैं वो 3 टाइप से देते हैं, एक तो होता है वर्टिकल शियर स्टीरअप्स, ठीक है, उसके बाद होता है
एक होता है इंक्लाइंड शियर स्टीरअप्स, ठीक है, और एक होता है बेंट अप बार, ठीक है। तो यहाँ पे बेंट अप बार की बात की, तो देखो एक ऑप्शन तो यहाँ पे ऑलरेडी सही हो रहा है कि शियर को रजिस्ट करने के लिए अपन कर रहे हैं, तो वी प्रोवाइड दी बेंट अप बार टू रजिस्ट द शियर, ठीक है। तो द बेंट अप बार ऑफ सपोर्ट रजिस्ट द शियरिंग फोर्स, तो दूसरा तो सही है, ठीक है। उसके बाद बात करें कि जो बेंडिंग ऑफ नियर द सपोर्ट, तो नियर द सपोर्ट जो बेंडिंग होती है वो कैसी होती है, देखो यहाँ पे इस टाइप से पूरा सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो नियर जो बेंडिंग होती है ना वो इस टाइप से होती है, 45 डिग्री पे यहाँ पे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेंडिंग होगा वो कितने पे होगा, 45 डिग्री पे होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, शियर फोर्स मैक्सिमम होता है और बेंडिंग मोमेंट लेस होता है। और यहाँ पे सेंटर में क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और शियर फोर्स क्या होता है, कम होता है। तो बेंडिंग मोमेंट जहाँ मैक्सिमम होता है वहाँ पे जो क्रैक डेवलप होते हैं वो कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। लेकिन सपोर्ट के पास में जो क्रैक डेवलप होते हैं, सपोर्ट के पास में वो कितने पे डिग्री पे होते हैं, वो 45 डिग्री टू दी हॉरिजॉन्टल होते हैं। और दूसरी चीज अपन क्या करते थे, बेंट अप बार क्या होता है, इस टाइप से अपने पास कोई सेक्शन है, तो यहाँ से अपन जो सरिया लेके आते हैं एक्चुअली उसको रोड इस टाइप से मोड़ देते हैं ऊपर की तरफ, यहाँ पे तो यहाँ पे जो नेगेटिव मूवमेंट जनरेट होता है उसको क्या अपन, देखो यहाँ पे अपने पास बार होंगे तो इसी बार को अपन क्या करते थे, मोड़ देते, तो यहाँ पे जरूरत नहीं है बार की अब, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि जो शेयर जनरेट होगा वो इस पोर्शन पे जनरेट होता है, तो इस बार की वजह से वो शेयर रजिस्ट हो जाएगा, ठीक है, और नेगेटिव मूवमेंट भी रजिस्ट हो जाता है यहाँ पे। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑल ऑप्शन विल बी द करेक्ट। ओके गाइस, नेक्स्ट स्पेसिंग ऑफ द स्टीरअप्स इन द रेक्टेंगुलर बीम, तो स्पेसिंग की बात की हुई स्टीरअप्स के केस में रेक्टेंगुलर बीम, तो क्या रहेगा, देखो यहाँ पे वही बात की हुई स्टीरअप्स का, तो देखो यहाँ पे ये सेक्शन है आपका। अब इसमें होता क्या है, यहाँ पे मैंने अभी बताया था शियर फोर्स ज़्यादा होती है, तो शियर फोर्स जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ पे अपने को बार भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे, तो ऐसे ऐसे अपन यहाँ पे क्या होती है, स्पेसिंग ज़्यादा होती है दोनों तरफ। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, शियर कम है, मैंने बताया था अभी यहाँ पे शियर कम है, तो अपन क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा स्पेसिंग को बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, तो बीच में स्पेसिंग को अपन ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या इंक्रीज एट द सेंटर ऑफ द बीम, तो स्पेसिंग को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो डी विल बी द आंसर। ओके गाइस, नेक्स्ट मिनिमम स्पेसिंग ऑफ बिटवीन हॉरिजॉन्टल पैरेलल रेनफोर्समेंट ऑफ द सेम साइज शुड नॉट बी लेस देन, देखो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, हॉरिजॉन्टल पैरेलल रेनफोर्समेंट की बात की हुई है। देखो इसका एसएससी ने आंसर जो दिया है वो 2.5 डायमीटर दिया हुआ है, अपन डिस्कस कर लेते हैं फिर भी हॉरिजॉन्टल इस दोनों में। देखो मैं बीम के केस में बात कर रहा हूँ, देखो ये बीम का पूरा सेक्शन है, ये बीम का एक सेक्शन है, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे एक सरिये है, तो इन दोनों के बीच में जब डिस्टेंस देखो तो हॉरिजॉन्टल की बात करूंगा, अगर मेरे पास ऐसे ऐसे और ऊपर की तरफ भी सरिये है तो इनके और इसके बीच में जब मैं डिस्टेंस देखता हूँ तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, वर्टिकल स्पेसिंग बोलता हूँ, ठीक है। तो देखो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग की जब बात करता हूँ तो उसमें क्या, द डायमीटर ऑफ बार इफ द डायमीटर आर इक्वल, अगर सारे डायमीटर ये तीनों डायमीटर इक्वल है तो कोई भी डायमीटर का दे दो। द डायमीटर ऑफ लार्जर बार, अगर ये अलग अलग साइज के हैं तो इनमें से जो मैक्सिमम होगा उसको लेना है। और क्या, एग्रीगेट की बात भी करेंगे, इसमें एग्रीगेट भी यूज करेंगे अपन, तो 5 mm मोर देन द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ द एग्रीगेट। मान लो तुम आपने 20 mm का, 15 mm का, 12 mm का एग्रीगेट यूज किया, तो मैक्सिमम साइज, नॉमिनल मिनिमम मैक्सिमम साइज, तो जो मैक्सिमम है उससे प्लास ऐड कर दो 25, तो इतना आपको क्या देना है एक्चुअली, उसके बीच में डिफरेंस कवर देना है, उसके बीच में स्पेसिंग देना है, ठीक है। तो ये कंडीशन किसका है, इन तीनों से जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आएगी, इन तीनों से जो मिनिमम वैल्यू आएगी, क्योंकि स्पेसिंग में अपन हमेशा मिनिमम लेते हैं, ठीक है। तो जो मिनिमम वैल्यू आएगी उसको कंसिडर करना है। तो ये तो बात होगी हॉरिजॉन्टल की। वर्टिकल के केस में क्या होता है, 15 mm 2/3 इंटू नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट जो मैक्सिमम साइज है, और मैक्सिमम साइज ऑफ बार विच एवर इज ग्रेटर, इन तीनों में से मिनिमम लेना है। तो यू शुड रिमेंबर दिस और क्लॉज, ठीक है, ये आईएस कोड में गिवन है। उसके बाद द रेशो ऑफ अलोवेबल बॉन्ड स्ट्रेस इन डिफॉर्म्ड बार टू द प्लेन बार, देखो यू शुड रिमेंबर दिस थिंग्स कि डिफॉर्म्ड बार के केस में देखो ये बात क्या कर रहा है, बॉन्ड स्ट्रेस की बात कर रहा है, तो बॉन्ड स्ट्रेस का जहाँ पे भी नाम आ जाए वहाँ पे आपको ये फॉर्मूला तो याद आ जाना चाहिए, 0.87 FY इंटू 5 डिवाइड बाई 4 टाउ BT, ठीक है। लेकिन ये जो फॉर्मूला होता है वो किस कंडीशन में अप्लीकेबल होता है, वो प्लेन बार के केस में अप्लीकेबल होता है। लेकिन जैसे ही बार आ जाता है डिफॉर्म्ड बार, तो डिफॉर्म्ड बार में ये टाउ BT की जो वैल्यू है वो कितनी 60% अपन बढ़ा देते हैं, तो इस टाउ BT में 1.6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैंने यहाँ लिखे दोनों फॉर्मूले, प्लेन बार के केस में सिंपल फॉर्मूला जो मैंने लिखा, और डिफॉर्म्ड बार में क्या होगा 1.6 का मल्टीप्लाई करते हैं। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे आपस में तो कुछ बचेगा क्या, केवल ये 1.6 बचेगा, तो 1.6 विल बी द आंसर। बट क्वेश्चन में कोई 1.6 गिवन ही नहीं है, अगर यहाँ पे कहीं 1.6 होता तो आंसर होता, तो यहाँ पे क्या होगा, नन ऑफ द आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, When HYSD bar are used in place of mild steel bars, the bond strength is, अब देखो यहाँ पे क्या HYSD बार यूज किया है किसकी जगह, माइल्ड स्टील की जगह। तो हमें पता है माइल्ड स्टील तो क्या होता है, प्लेन बार होता है, वो प्लेन बार के ऊपर कोई थ्रेड्स नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन HYSD बार क्या होता है, हाई यील्ड डिफॉर्म्ड बार बोलते हैं इसे। डिफॉर्म्ड क्यों बोलते हैं, कि इसके ऊपर थ्रेड्स क्रिएट किए जाते हैं, और वो थ्रेड्स अगर क्रिएट होंगे तो वो जब
जब अपन उस बार को, मान लो ये कंक्रीट का सेक्शन है, उस बार को इसके अंदर में डालेंगे कंक्रीट के सेक्शन में, तो इसके ऊपर थ्रेड होंगे तो वो ज़्यादा बॉन्डिंग करेगा क्रिएट, इसके स्टील और कंक्रीट के बीच में बॉन्डिंग अच्छी होगी, तो बॉन्डिंग क्या हो जाती है, बॉन्ड स्ट्रेस बढ़ जाती है। तो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंशन बार इन ए कैंटिलीवर बीम मस्ट बी इंकरेज्ड। तो अभी देखो एक चीज पढ़ी थी अपनों ने कि जो कैंटिलीवर बीम होता है उसमें टेंसाइल रेनफोर्समेंट कहाँ पे देते हैं, अपर पे देते हैं, न्यूट्रल एक्सिस से अबाउ देते हैं। ठीक है गाइस, तो याद आ रहा होगा कुछ इस टाइप का सेक्शन अपनों ने बनाया था अभी, और यहाँ पे अपनों ने प्रोवाइड किया था। ठीक है, तो ये लेंथ पूछ रहा है एक्चुअली कि वो बार कितना अंदर तक देंगे। ठीक है, तो वो बार कितना अंदर तक देंगे, एलडी पूरी एंकरेज लेंथ तक देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो कैंटिलीवर के केस में है वो पूरी लेंथ तक देते हैं, एलडी तक, और जो सिंपली सपोर्टेड है उसमें कॉलम के हाफ यहाँ पे एलडी बाई 3 डिस्टेंस तक देते हैं। तो यू शुड रिमेंबर दिस बोथ वैल्यू। ठीक है, जो बार आपका आ रहा है उसको सपोर्ट के अंदर तक कितना देते हैं वो पूछ रहा है, यहाँ पे भी सपोर्ट के अंदर तक कितना देंगे। तो इसमें जो अपनी एंकरेज जो बोर्ड लेंथ होगी, डेवलपमेंट लेंथ, उसका थर्ड कर देंगे और यहाँ पे पूरा डेवलपमेंट लेंथ को दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा अपना, कैंटिलीवर की बात की हुई तो एलडी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द शेयर कैपेसिटी ऑफ एन आरसीसी बीम विदाउट शेयर एनफोर्समेंट। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, शेयर कैपेसिटी पूछ रहा है किसकी, आरसीसी की, और विदाउट शेयर पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, विदाउट शेयर है तो जो शेयर पूरा रजिस्ट करेगा वो कौन रजिस्ट करेगा, कंक्रीट रजिस्ट करेगा। ठीक है गाइस, तो कंक्रीट के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, टाउ सी, और इनटू सेक्शन का मल्टीप्लाई करते हैं, टाउ सी इनटू बीडी आंसर हो जाएगा। अगर कहीं यहाँ पे बात आता है कि शेयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं अपन, तो फिर क्या करना पड़ता है अपने को, टाउ वी को कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन, ये होता है डिजाइन शेयर के लिए फॉर्मूला, और जो अपना आंसर था वो यहाँ पे था। ठीक है, कि ये टाउ टाउ सी क्या था अपना, यहाँ टाउ सी इंटू बी डी था। ठीक है गाइस, तो ये आप देख लेना, ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट पोर्शन ऑफ द बार बियॉन्ड द एंड ऑफ द हुक शुड बी एटलीस्ट। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि अपने को कितना अंदर तक उसको, इसको बोलते हैं अपन एंकरेज, क्या बोलते हैं इसको अपन, एंकरेज। तो मिनिमम एंकरेज कितना होना चाहिए, तो देखो आपको याद होना चाहिए कि किसी भी एंगल के 45 डिग्री का एंगल अपन बनाते हैं तो कितना होना चाहिए, 4 5, और ये 4 5 बढ़ जाता है पर 45 डिग्री के लिए। तो इसका मतलब क्या बोला मैंने कि अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 45, कितना था 4 5 था तो कितना हो जाएगा 8 5 हो जाएगा। इस टाइप से चलता रहता है, तो मिनिमम कितना 4 5 तो देना ही पड़ेगा, तो 4 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द सेक्शन, डायमीटर। ठीक है, तो ये यहाँ पे है पूरा। देखो 4 5 की बात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री में 4 5, 90 डिग्री में 8 5, 135 में 12 5, और 180 डिग्री में 16 5। पहला तो कंडीशन ये है। ठीक है, उसके बाद और भी यहाँ दिया हुआ है कि द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट पोर्शन ऑफ द बार बियॉन्ड द हुक शुड बी एटलीस्ट 4 टाइम्स द डायमीटर। ठीक है गाइस, और ये इस टाइप से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, के की वैल्यू होती है किस टाइप से होती है, आप एक बार इसको देख लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर एनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ, शेयर एनफोर्समेंट किस प्रोवाइड करते हैं, तो मैंने बताया था अभी आपको, वर्टिकल भी देते हैं, इंक्लाइंड भी देते हैं, बेंट अप बार भी देते हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल एंड इंक्लाइंड भी देते हैं, तो कोई भी दे सकते हैं आप इन वन ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ लेटरल टाइज इन द शॉर्ट कॉन्क्रीट कॉलम इज, तो क्या होता है, द पर्पस ऑफ लेटरल टाइज इन शॉर्ट कॉन्क्रीट कॉलम इज। ठीक है, तो लेटरल टाइज क्यों प्रोवाइड, मैंने आपको बताया था कि जो शॉर्ट कॉलम होता है उसमें, कॉलम में अपन क्या प्रोवाइड करते हैं, टाई प्रोवाइड करते हैं, और जो बीम होता है बीम में अपन क्या प्रोवाइड करते हैं, स्टीरअप्स प्रोवाइड करते हैं। ओके गाइस, स्टीरअप्स प्रोवाइड करते हैं। तो क्यों प्रोवाइड करते हैं, देखो कॉलम है, ये कोई कॉलम का सेक्शन है, इसमें आप सरिये ऐसे ऐसे प्रोवाइड करते हो, तो जब ऊपर से लोड आएगा तो ये सरिये बकल हो सकते हैं, तो अपन क्या करते हैं, तो ऐसे ऐसे टाइप प्रोवाइड करते थे, तो बकलिंग ना हो इसीलिए पढ़ते हैं, तो टू अवॉइड द बकलिंग ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार। ठीक है, क्योंकि अपनों ने देखा था अभी कि जो स्क्वायर कॉलम होता है उसमें 4 बार प्रोवाइड करते हैं, तो ये 4 बार को ही रोकने के लिए अपन क्या कर देते हैं, ऐसे टाई लगा देते हैं, उसी को बोलते हैं टाई। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे बात की हुई है प्रॉपर कि जो स्पेसिंग होता है लेटरल टाइज का वो कितना होना चाहिए, देखो टाई प्रोवाइड टू अवॉइड द बकलिंग ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार इन कॉलम। अब इसकी भी देखो डायमीटर, तो टाई का डायमीटर कितना होना चाहिए, 5/4 और 6 mm, इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसको, और 5 क्या है, जो भी जो जैसे अपनों ने अभी 4 बार यूज़ किए थे ना, इन 4 बार में से जो मैक्सिमम हो सकता है, मैंने यहाँ पे 16 का यूज किया हो, यहाँ पे 12 का कर दिया हो, तो जो 16 वाला है ना उसको डिवाइड बाई 4 से करेंगे, और 6 mm, इससे ज़्यादा होना चाहिए, 6 mm से कम नहीं हो सकता टाई का डायमीटर। ठीक है, और स्पेसिंग मिनिमम ऑफ 16x5, लिस्ट लेटरल डायमेंशन और 300 mm। ठीक है गाइस, और ये एसेंट्रिसिटी का आप देख लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट, इन लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन HYSD द वैल्यू ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस। देखो तो अभी मैंने बताया था कि HYSD के केस में जो बॉन्ड स्ट्रेस होता है वो कितना बढ़ जाता है 60%, कंप्रेशन के केस में कितना बढ़ता है 25%। ठीक है, और प्लेन बार के केस में सिंपल टाउ BD रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये आप देख सकते हो।
ठीक है गाइस, देखो यहाँ पे टाउ बी डी फॉर द डिफॉर्म्ड बार इन टेंशन इंक्रीज दिस 60%, तो 60% बढ़ जाता है किसके केस में, एच वाई एस डी बार। देखो यहाँ पे कहीं कहीं एच वाई एस डी लिखा होता है, कहीं कहीं डिफॉर्म्ड बार लिखा होता है, दोनों एक ही चीज होती है। फॉर प्लेन बार इन कंप्रेशन, कंप्रेशन के भी किस में 25% बढ़ जाता है। ये टाउ बी डी की वैल्यू है और ये डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है एक्चुअली, ठीक है। वो जो पूरा फॉर्मूला अपन जो लिखते हैं 0.87 एफ वाई वाला, एफ वाई इंटू 5 डिवाइड बाई 4 टाउ बी डी, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है एक्चुअली, ये सिंपल इस ये वैल्यू तो एक्चुअली हमेशा सेम रहेगी अगर आपकी वैल्यू सेम है तो, ठीक है। ये वैल्यू किस केस में बढ़ेगी, ये डिफॉर्म्ड बार के केस में बढ़ेगी, तो 1.6 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे अपन नीचे से, तो ये वैल्यू हमेशा सेम रहती है। तो केवल वो डाया पे डिपेंड करती है, इसलिए ये इन्होंने पूरा डिराइव कर दिया है कि अगर M20 का ग्रेड है और Fe 250 है तो जो फाइनली वैल्यू कितनी आएगी 46 इंटू 5 होगी। लेकिन ये किस में, ये प्लेन बार के केस में कंडीशन की बात करते हैं ये, ठीक है। अब वो पूछ लें कि डिफॉर्म्ड बार में बताओ, तो मैंने बताया था 60% बढ़ जाती है वैल्यू, और 60% किसकी वैल्यू बढ़ती है, टाउ बी डी की बढ़ती है। तो टाउ बी डी तो नीचे होता है ना, तो उसको नीचे से डिवाइड कर देंगे अपन। मैं कराऊँ ऐसा क्वेश्चन आपको एक, ठीक है गाइस। तो ये थे आज के हमारे 17-18 क्वेश्चंस आरसीसी के प्रीवियस ईयर एसएससी के क्वेश्चंस थे। तो गाइस कैसे लगे आपको ये क्वेश्चंस, ठीक है, क्या इंप्रूवमेंट की नीडेड है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है गाइस। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हैप्पी इंजीनियरिंग, थैंक यू गाइस।